आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के लेक्चर में। और एमकॉम के स्टूडेंट्स जो वीडियो लाइक कर रहे हैं उसकी मैं सराहना करता हूं। और आपके कमेंट्स भी मैं देख रहा हूं कि काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं और कमेंट आ रहे बता रहे हैं कि और दूसरे सब्जेक्ट के वीडियोस भी सर आप लेकर के आइए। आज मैं एमकॉम के स्टूडेंट्स के लिए जो टॉपिक लेकर के आया हूँ वो एमकॉम कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क। कॉर्पोरेट लीगल फ्रेमवर्क ये लेक्चर नंबर 8 है। अभी तक मैं जो लेक्चर्स दे चुका हूँ वो आप लोग बैक साइड में जाकर के देख सकते हैं। पीछे लेक्चर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 और ये लेक्चर नंबर 8 है। ये लेक्चर्स से अधिकतर क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और इस लेक्चर्स को इम्पोर्टेंट बनाने का एक मेन उद्देश्य क्या है कि इसमें बताया गया है कि कंपनी चलाने के लिए कंपनी के मेंबर्स सदस्यों की आवश्यकता होती है। तो ये मेंबर्स होते क्या हैं, मेंबरशिप आप कैसे ले सकते हैं कंपनी के अंदर, वो सब इस लेक्चर के अंदर बताया गया है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि कंपनी की सदस्यता। आज का जो टॉपिक है कंपनी की सदस्यता, मेंबरशिप ऑफ कंपनी। मेंबरशिप ऑफ कंपनी, तो कंपनी के मेंबर कौन हो सकते हैं, कंपनी के सदस्य कौन होते हैं। सबसे पहले कौन कौन हो सकते हैं, तो who can become a member, who can become a member। सबसे पहले कोई भी इंडिविजुअल पर्सन, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, जिसकी उम्र प्लस 18 साल से ज़्यादा हो, वो व्यक्ति कंपनी का मेंबर हो सकता है। सेकंड, ट्रस्ट, कोई भी ट्रस्ट बनाई जाती है, उस ट्रस्ट के द्वारा अगर कंपनी के कुछ शेयर्स अंश खरीद लिए जाते हैं तो वो ट्रस्ट भी मेंबर या सदस्य बन सकती है। पार्टनरशिप फर्म, 2 या 3 लोग मिलकर के कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं, कोई इंडस्ट्री स्टार्ट करते हैं, पार्टनरशिप फर्म, तो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा भी अगर किसी कंपनी के शेयर को परचेज कर लिया जाए तो एक पार्टनरशिप फर्म भी एज ए मेंबर हो सकती है किसी कंपनी में। कंपनी, जब एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर को परचेज कर लेती है, आपने सुना होगा होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी। तो जब होल्डिंग कंपनी किसी दूसरी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लेती है 51% या उससे कम, तो अगर आपने किसी कंपनी के शेयर्स, एक कंपनी ने दूसरी कंपनी के शेयर्स को परचेज किया हुआ है, तो एक कंपनी भी उस कंपनी की मेंबर बन सकती है। बस मेंबरशिप जो रजिस्टर होता है उसमें उसका नाम दर्ज होना जरूरी होता है। ज्वाइंट मेंबर्स, इट मीन ज्वाइंट वेंचर्स, एक बिजनेस की तरह कुछ समय के लिए टेम्परेरी पार्टनरशिप होती है। तो कुछ 2-3 लोग मिलकर भी जब शेयर परचेज करते हैं, कंपनी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो वो ज्वाइंट मेंबर्स भी कंपनी में मेंबर्स बन सकते हैं। HUF, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर्स का मुखिया अगर किसी कंपनी के शेयर परचेज करता है तो वो भी मेंबर्स हो सकता है, बन सकता है। नॉन रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया, अगर इंडिया के बाहर आप रहते हैं और आपने किसी कंपनी के शेयर परचेज किए हैं इंडिया के अंदर, तब भी आपका नाम मेंबर्स रजिस्टर में हो सकता है, आप मेंबर बन सकते हैं। इसके अलावा कोई रिसीवर या ऑफिशियल लिक्विडेटर्स, कंपनी का जब समापन होता है, कंपनी को समापन करने के लिए एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है, इसको बोलते हैं हम लिक्विडेटर्स, समापक, परिसमापक या रिसीवर्स, जो उत्तराधिकारी वगैरह होते हैं, तो वो भी क्या हो सकते हैं, मेंबर्स बन सकते हैं। इसके अलावा सोसाइटी, कोई सोसाइटी होती है रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980, अगर एक ऐसी सोसाइटी जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980 में रजिस्टर्ड है, तो ऐसी सोसाइटी के द्वारा अगर किसी कंपनी के शेयर्स परचेज कर लिए जाएं, शेयर ले लिए जाएं, वो भी मेंबर बन सकती है। इसके अलावा कोई भी मेंबर्स जो कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पर सिग्नेचर वगैरह करता है या उसमें पार्टिसिपेट करता है, तो वो मेंबर्स हो सकता है। तो मेंबर्स बनने की क्या क्या तरीके होंगे वो अभी मैं बात करता हूँ। तो अभी आपने देखा कि मेंबर कौन कौन हो सकता है, कौन बन सकता है। तो पहला, कोई इंडिविजुअल पर्सन, चाहे महिला हो या पुरुष, बस कंडीशन है प्लस 18 साल से ज़्यादा होना ज़रूरी है। कोई ट्रस्ट हो सकती है, पार्टनरशिप फर्म हो सकती है, कोई कंपनी भी मेंबर बन सकती है, ज्वाइंट मेंबर्स HUF बन सकते हैं। नॉन रेसिडेंट, आउटसाइड इंडिया अगर आप रहते हैं, और रिसीवर एंड ऑफिशियल लिक्विडेटर्स भी मेंबर्स बन सकते हैं, और सोसाइटी रजिस्टर्ड अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1980। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर सेकंड पार्ट जो है
वो सेकंड पार्ट है कि सदस्यता प्राप्त करने का ढंग, मेथड्स। आपको अगर मेंबर बनना है तो वो क्या तरीका होगा, क्या मेथड्स होगा, क्या ढंग होगा। तो सदस्यता प्राप्त करने का ढंग, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप, मेथड्स ऑफ एक्वायरिंग मेंबरशिप। तो यहाँ पर सबसे पहले कि अगर आपने देखा होगा कि कंपनी जो बनाई जाती है, प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी, जिसमें दो प्रलेख रखे जाते हैं। एक होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम, ये मुख्य प्रलेख होता है। इस प्रलेख, तो यहाँ पर मेंबर्स की बात होती है कि जब कंपनी का रजिस्ट्रेशन होता है तो रजिस्ट्रेशन के समय वह व्यक्ति जो वहाँ पर उपस्थित होता है और उपस्थित होने के साथ साथ उनका जो पार्षद सीमा नियम है उस पर सिग्नेचर करता है, उस पर हस्ताक्षर करता है, चाहे उसने शेयर खरीदे हो या ना खरीदे हो। तो ऐसा व्यक्ति जो पार्षद सीमा नियम पर सिग्नेचर करता है वो भी कंपनी का मेंबर बन जाता है। तो पार्षद सीमा नियम पर आप अगर सिग्नेचर कर देते हैं तो आप उस कंपनी के मेंबर बन जाते हैं। लिखित रूप में सदस्य बनने के लिए सहमति देकर, अगर आप लिखित में, रिटिन में ऐसा लिख के देते हैं कि कंपनी के मेंबर्स आप बनना चाहते हैं, और तो इस प्रकार से लिखित रूप में अगर आप देते हैं कि आप कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं आपने, और लिखित रूप में इस प्रकार से देते हैं कंपनी के मेंबर आप बनना चाहते हैं, और उसके बाद कंपनी के जो मेंबरशिप का रजिस्टर होता है उसमें आपका नाम दर्ज कर दिया जाता है, लिख दिया जाता है, तो वो लिखित रूप में सदस्य बनने के लिए आप अपनी सहमति देकर भी मेंबर बन सकते हैं, भी एक तरीका है। और थर्ड नंबर होता है निक्षेप से संबंधित प्रलेखों में हितग्राही स्वामी के रूप में दर्ज होकर। निक्षेप का मतलब ये होता है कि जब आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स आपने अपने नाम से परचेज किए, लेकिन किसी और के द्वारा आप उस शेयर्स को ट्रांसफर कर देते हैं और कोई दूसरा व्यक्ति, बनावटी व्यक्ति उस नाम से आपके शेयर्स को परचेज कर रहा होता है, आप उसको अधिकार दे देते हैं, लेकिन उसमें जो बेनिफिट होता है वो आपका ही होता है। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जब कोई व्यक्ति बेनिफिट अपना होता है, कहने का मतलब है वाई रजिस्टरिंग एज ए बेनिफिशियल ऑनर, वाई रजिस्टरिंग एज ए बेनिफिशियल ऑनर। जो डिपोजिटरी होता है, निश्चय मतलब होता है डिपोजिटरी, जिसने पैसा डिपॉजिट किया हुआ है, और डिपॉजिट करने का मतलब ये होता है कि शेयर्स परचेज करने के लिए आपने मनी खर्च किया हुआ है और आप किसी दूसरे व्यक्ति को अपॉइंट कर देते हैं और आपकी ओर से वो पूरा डीलिंग कर रहा होता है, शेयर परचेज कर रहा होता है, सेल कर रहा होता है, लेकिन इसका बेनिफिट उसी व्यक्ति को होता है जो इस पैसा लगा रहा है। तो ऐसा व्यक्ति भी उस कंपनी का क्या होता है, मेंबर बन जाता है, मेंबर हो जाता है। तो आपने देखा यहाँ पर अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, पार्षद सीमा नियम पर हस्ताक्षर करके आप मेंबर बन सकते हैं, लिखित रूप में अपनी सहमति देकर मेंबर बन सकते हैं, और थर्ड आप डिपॉजिटरी या बेनिफिशियल रजिस्ट्रेशन के द्वारा जो किसी दूसरे व्यक्ति के द्वारा शेयर परचेज किया जाएगा लेकिन बेनिफिट आपका होगा, ऐसे व्यक्ति, ऐसे ऑनरशिप आपकी है तो आप कंपनी के मेंबर हो सकते हैं। अब कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, स्पेशल कंडीशंस में भी मेंबरशिप आपको मिल सकती है। स्पेशल कंडीशन क्या होती है, मेंबरशिप बाय ट्रांसफर। अगर आपने अपने शेयर्स को ट्रांसफर किया है जिस व्यक्ति के नाम से, तो लिखित रूप में आवेदन दिया है, और उस व्यक्ति के नाम से अगर ट्रांसफर किया गया है तो जिस व्यक्ति के नाम से ट्रांसफर किया जा रहा है, जिस व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा रहा है वो भी कंपनी का मेंबर हो जाएगा। तो ट्रांसमिशन, इसके अलावा मेंबरशिप ऑफ ट्रांसमिशन, समर्पण के द्वारा, जब किसी अंशधारी की मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, वो व्यक्ति नहीं रहता है, तो उसके उत्तराधिकारी रिप्रेजेंटेटिव, जिस व्यक्ति के नाम से वो अंश लिख के गया है कि उसके नाम से ये हो गए, तो जब उस व्यक्ति का नाम आवेदन दिया जाता है और उस व्यक्ति का नाम रजिस्टर में लिख दिया जाता है, तो समर्पण के द्वारा जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, दिवालिया हो जाता है, तो उस व्यक्ति के अंश किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से सदस्य के रूप में रजिस्टर्ड हो जाते हैं, तो मेंबर बाय ट्रांसमिशन, समर्पण के द्वारा। मेंबरशिप बाय ओरल एग्रीमेंट, अगर ओरल में कोई समझौता हो जाता है कि ये व्यक्ति आज से सदस्य होगा और ये जो शेयर्स हैं वो ये शेयर परचेज करेगा, सेल्स करेगा, तो इस प्रकार से ओरल अगर एग्रीमेंट है तब भी वो मेंबर्स हो सकते हैं। तो स्पेशल कुछ कंडीशंस हो सकती हैं जब उसको मेंबर्स माना जा सकता है। डीम्ड मेंबर्स, कुछ ऐसे डायरेक्टली, इनडायरेक्ट, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से वो कंपनी के जो
पालन होता है, कंपनी के जो संचालन होता है उसमें अगर पार्टिसिपेट कर रहा है तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली डीम्ड मेंबर्स माना जाता है। और कन्वर्टिबल डिवेंचर्स, कुछ ऐसे डिवेंचर्स ऋण पत्रधारी होते हैं जो फ्यूचर्स में इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो जब शेयर्स में वो कन्वर्ट हो जाते हैं तो एक शेयर होल्डर्स भी कंपनी का मेंबर्स माना जाता है। तो कंपनी का शेयर होल्डर भी कंपनी का मेंबर्स माना सकता है। तो कन्वर्टेबल डिवेंचर्स तो स्पेशल सर्कमस्टेंसेस होते हैं जब उनको मेंबर्स माना जाता है। मेंबरशिप बाय ट्रांसफर, मेंबरशिप बाय ट्रांसमिशन, मेंबरशिप बाय ओरल एग्रीमेंट, डीम्ड मेंबर्स और कन्वर्टेबल डिवेंचर्स होल्डर्स जो होते हैं वो भी कंपनी के मेंबर्स हो सकते हैं। जो टर्मिनेशन, जब मेंबरशिप बनती है तो सदस्यता को समाप्त भी किया जा सकता है। तो कुछ ऐसी कंडीशंस होती हैं, कुछ ऐसी परिस्थिति बन जाती है जब टर्मिनेशन ऑफ मेंबरशिप, सदस्यता को समाप्ति कर सकते हैं। वो क्या क्या कंडीशन हो सकती हैं कि सदस्यता की समाप्ति के लिए अगर उस पर्टिकुलर मेंबर्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है तो वो सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके अलावा वो पर्सन इंसॉल्वेंट हो जाता है, दिवालिया होने पर भी उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। अंशों का हरण, एक व्यक्ति, एक पर्सन, एक शेयर होल्डर जो पेमेंट नहीं कर पा रहा है तो उसके अंशों को, उसके शेयर्स को फॉरफिट कर लिया जाता है, जब्त कर लिया जाता है। तो इस कंडीशंस में भी उसकी मेंबरशिप समाप्त हो जाती है। अंतर नियमों द्वारा भी आदेश देकर के, कार्यवाही करके भी सदस्यता समाप्त की जा सकती है। और अगर एक कंपनी का डिसॉल्यूशन हो जाता है, समापन हो जाता है, कंपनी बाइंड अप हो जाती है, तब भी एक सदस्यता समाप्त हो जाती है, क्योंकि कंपनी ही नहीं रहेगी तो सदस्यों का क्या अस्तित्व होगा। तो सदस्यता अपने आप समाप्त हो जाती है। तो सदस्यता समाप्त होने के 5 कारण हो सकते हैं कि एक सदस्य की मृत्यु हो जाती है, सदस्य उसके द्वारा दिवालिया हो जाता है, अंशों का उसका हरण कर लिया जाता है, अंतर नियमों द्वारा, और कंपनी का अगर लिक्विडेशन समापन हो जाता है तब भी सदस्यता समाप्त हो जाती है। तो अभी तक हमने देखा कि सदस्य कौन कौन हो सकता है, सदस्यता प्राप्त करने के लिए वो 3 तरीके क्या हैं, इसके अलावा कुछ स्पेशल सर्कमस्टेंसेस क्या होते हैं, और सदस्यता कैसे समाप्त हो सकती है या हो जाती है। अब अगर आप मेंबर्स हैं किसी कंपनी के अंदर तो आपके क्या क्या अधिकार होंगे, क्या क्या राइट्स होंगे, क्या क्या ड्यूटीज होंगी या लाइबिलिटीज होंगी, वो हम देखने वाले हैं। तो कंपनी के सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व, कंपनी के सदस्यों के अधिकार एवं दायित्व। तो राइट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ मेंबर्स ऑफ ए कंपनी, किसी कंपनी के अंदर मेंबर्स हैं तो उनको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या क्या राइट्स दिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो पहला होता है विवरणीय और प्रलेख देखना। जो विवरण रखे गए हैं, जो प्रलेख रखे गए हैं, जो स्टेटमेंट रखे गए हैं, जो बुक्स रखी गई हैं कंपनी के अंदर, जो विवरण रखे गए हैं, तो जो विवरण और प्रलेख देखना। तो हर मेंबर्स को अपने मेंबर से संबंधित जो रजिस्टर होता है उसको देखने का राइट्स होता है। अपने डिवेंचर्स होल्डर्स कौन कौन हैं, मैनेजर्स का अपॉइंटमेंट हुआ है तो उनकी बैठक कब कब होंगी, ये सब इनकी प्रतिलिपि, एक कॉपी लेने का अधिकार होता है, इनको देखने का अधिकार होता है। तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, विवरण हैं, उनको देखने का अधिकार होता है मेंबर्स को। नए अंश के आवंटन में प्राथमिकता, जब एक कंपनी के द्वारा न्यूली अंश इशू किए जाते हैं तो सबसे पहले जो पहले से शेयर होल्डर्स हैं, जो मेंबर्स हैं, उनको प्रायोरिटी होती है, प्राथमिकता होती है कि पहले उनको मौका दिया जाए कि वो नए शेयर्स को परचेज करें या एक्वायर करें। इसके अलावा डिविडेंड, लाभांश पाने का अधिकार, इनको लाभांश में भी प्रायोरिटी होती है। जब भी कंपनी का लाभांश डिस्ट्रीब्यूट होता है, प्रेफरेंस शेयर्स को डिविडेंड दिया जाता है, तो मेंबर्स जो होते हैं, सदस्य जो होते हैं, उनको भी लाभांश पाने का अधिकार प्राप्त होता है। अंशों के हस्तांतरण का अधिकार, अगर एक सदस्य चाहता है कि उसके नाम से कुछ अंश पहले से हैं और वो किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से अपने ट्रांसफर करना चाहता है अपने अंशों को, तो अपने अंशों को हस्तांतरण कर सकता है, ऐसा कानून रूप से उसको अधिकार दिया गया है। बैठकों में भाग लेने का अधिकार, आपने देखा होगा कंपनी की एनुअल मीटिंग्स होती हैं, जनरल मीटिंग्स होती हैं, हर 3 महीने में 120 दिन के अंतर से मीटिंग्स होती रहती हैं, एटलीस्ट 4 मीटिंग होना जरूरी है। तो ऐसी मीटिंग्स में भी उनको पार्टिसिपेट करने का राइट्स दिया जाता है। बैठकों में मींस मीटिंग्स में पार्टिसिपेट, भाग लेने का अधिकार दिया गया है मेंबर्स को। समापन पर अधिशेष पाने का अधिकार, आपने देखा कि कंपनी का जब लिक्विडेशन होता है, डिसॉल्यूशन होता है, तो जो भी हमारे ऋण पत्रधारी होते हैं, सेक्योर्ड लोन होते हैं, इन सब का पेमेंट किया जाता है। पेमेंट करने के बाद जो सरप्लस बचता है, एक्स्ट्रा पैसा बचता है, उसमें हिस्सा, उसमें राइट्स होता है, इनको एक्स्ट्रा पैसा जो बच रहा है उसमें प्राप्त करने का इनको राइट्स होता है। तो समापन पर अधिशेष पाने का अधिकार होता है।
इसके अलावा लिक्विडेटर्स की नियुक्ति, जब कंपनी का समापन होता है तो अगर कोई समापन ऋण पत्रधारियों के द्वारा, डिवेंचर्स होल्डर के द्वारा ऐसा आवेदन किया गया है कि कंपनी का लिक्विडेशन किया जाए, तो यहाँ पर जो कंपनी के मेंबर्स होते हैं वो लिक्विडेटर्स की नियुक्ति के लिए कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं कि लिक्विडेटर्स की नियुक्ति हमारे द्वारा बताए व्यक्ति को की जाए। तो लिक्विडेटर्स की नियुक्ति का अधिकार भी इनको होता है। इसके अलावा अंकेक्षकों की नियुक्ति का आवेदन कि ऑडिट कौन करेगा कंपनी की, तो कंपनी की ऑडिट करने का जो राइट्स होता है वो ऑडिटर्स को होता है, और ऑडिटर्स की नियुक्ति करने के लिए मेंबर्स इस प्रकार से लायबल होते हैं कि मेंबर्स उनकी नियुक्ति कर सकते हैं। तो ये होते हैं हमारे अधिकार। एक तो आपके विवरण और प्रलेख को देखने का अधिकार होता है मेंबर्स को। इसके अलावा नए अंश का अगर अलॉटमेंट किया जाता है तो सबसे पहले अधिकार होता है कि भाई इनको मेंबर्स को प्रायोरिटी दी जाए। डिविडेंड को रिसीव करने का भी राइट्स होता है, अंशों शेयर्स को वो ट्रांसफर कर सकते हैं किसी अन्य व्यक्ति के नाम से। मीटिंग्स को पार्टिसिपेट करना, मीटिंग को अटेंड करना, अपना मत रखने का अधिकार। इसके अलावा लिक्विडेशंस के बाद जो एक्स्ट्रा पैसा बच रहा होता है वो अधिशेष पाने का अधिकार, लिक्विडेटर्स की नियुक्ति और ऑडिटर्स की नियुक्ति। इसके अलावा कुछ दायित्व होते हैं, लाइबिलिटीज होती हैं। ये डिपेंड करता है कि कंपनी लिमिटेड कंपनी है या दायित्व से सीमित कंपनी है या अंशों से सीमित कंपनी है। ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि मेंबर्स के क्या क्या दायित्व होंगे। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, जो कंपनी के मेंबर्स का एक रजिस्टर होता है, उस रजिस्टर को मेंटेन करने का भी ड्यूटीज मेंबर्स की ही होती है। ये कंपनीज एक्ट में सेक्शन 88 सब क्लोज 1 में बताया हुआ है कि जो भी विवरण है वो मेंबर्स कोई आ रहा है जा रहा है उनके क्या क्या अधिकार होंगे, सारी ड्यूटीज रजिस्टर में लिखी जाती हैं। तो ऐसा दायित्व बनता है मेंबर्स का ऐसा रजिस्टर मेंटेन करें जो मेंबर्स का पूरा डिटेल लिखा हो। इसके अलावा इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, हर एक मेंबर्स का एक इंडेक्स नंबर होता है, उस पेज पर उसको टाइम टू टाइम आपको मेंटेन करना होता है। तो उस इंडेक्सिंग करना भी जरूरी होता है मेंबर्स की जो है 88(2) में बताया गया है। इसके अलावा फॉरेन रजिस्टर्स मेंबर्स एंड डिवेंचर्स होल्डर्स, काफ़ी ऐसे शेयर होल्डर्स होते हैं, सदस्य होते हैं जो इंडिया से बाहर भी रहते हैं। तो ऐसी एक ब्रांच इंडिया के बाहर होगी, वहाँ पर भी इनको एक फॉरेन रजिस्टर, जो फॉरेनर हैं या जो शेयर होल्डर्स होते हैं उनका रजिस्टर मेंटेन करना भी, उस शाखा पर भी एक रजिस्टर रखना जरूरी है, ये उनका दायित्व होता है। तो मेंबर्स का ये भी दायित्व बनता है कि वो रजिस्टर मेंटेन करें। इस प्रकार से आज हमने देखा कि मेंबरशिप ऑफ कंपनी की मेंबरशिप, सदस्यता का क्या महत्व होता है, क्या मीनिंग्स होता है, कौन कौन सदस्य बन सकता है। तो इस प्रकार से आज हमने लेक्चर नंबर 8 देखा, जिसमें मेंबरशिप ऑफ कंपनी के बारे में जो सारी जानकारी थी लगभग मैंने आपको दे दी है। इस लेक्चर को जब बार बार आप देखेंगे तो आपको माइंड में बिल्कुल सेट हो जाएगा, एग्जाम के लिए पूरा प्रिपेयर आप हो जाएंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं मैनेजमेंट ऑफ कंपनी का मैनेजमेंट कैसे होता है, कंपनी के जो डायरेक्टर्स होते हैं, संचालक होते हैं, उनका क्या क्या राइट्स हैं, क्या ड्यूटीज़ हैं, संचालक कैसे बनते हैं, कितने संचालक हो सकते हैं, ये सब वीडियोस लेकर के आने वाला हूँ। और इसके अलावा जो बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि सर कॉर्पोरेट टैक्स प्लानिंग एंड मैनेजमेंट को लेकर के कोई लेक्चर अगर आप हमें दे पाएँ तो बहुत अच्छा होगा। तो 1-2 दिन में वो भी लेक्चर आपके पास आने वाला है, और आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। और अगर आप चैनल पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस इस चैनल पर आपको मिलते रहें। और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। और अगर आप लाइक करते हैं तो मालूम पड़ता है कि चैनल आप वीडियोस को लाइक कर रहे हैं, तो वीडियो अच्छा लग रहा है आपको। आज के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए और घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार, धन्यवाद।